अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपके साथ फ़ाइक महमूद। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता शब अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में। मकामी इंतज़ामिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। पहले हाथ ही उसको फेक न्यूज़ करार दे दिया गया। भाटी गेट में माँ और बेटी सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक हो गए थे। दोनों की लाशें मिल चुकी हैं और पुलिस ने शौहर को ही हिरासत में ले लिया था। इसके अलावा बानी PTI की आंख में इन्फेक्शन हुआ, उस पर वज़ीर अतात आरड़ ने भी गुफ्तगू की। पिम्स ले जाया गया उनको तिब्बी मुआयना उनका किया गया। वहाँ पर वादी तिरा से लोगों की नकल मकानी। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने आ गए हैं। लेकिन नाज़रीन, हमने ये देखा, पहले तो सिंध में ऐसे वाक़यात पेश आते थे, मैन होल में खुदा न खास्ता गिरने के वाक़यात होते, और अब हमने देखा था कि गुल प्लाजा में आतिशज़दगी, और उसके बाद ये सिलसिला लाहौर की जानिब आते देखा हमने कि एक निजी होटल में भी आग लगी, और फिर गुज़िश्ता साहब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसको फेक न्यूज़ करार दिया गया। इवन आज सुबह तक भी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने गुफ्तगू की। आपको सुनवाते हैं। दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया, वो फेक न्यूज़ है। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के अलावा स्पीकर असम्बली ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। दो तरह की रिपोर्ट्स टीवी पे सुनी। एक में तो वो ये कह रहे हैं कि गालिबन कोई पार्किंग स्टैंड है और उस पार्किंग स्टैंड पे एक मोटरसाइकिल सवार फैमिली के समेत उनके साथ ये हादसा पेश है कि जो भी जिम्मेदारान हैं और इस वाक़े का पूरा तयन करके इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करें। तो लेट द रिपोर्ट कम। रिपोर्ट आती है तो फिर इसकी अगर तो ये मैन होल का वाक़या है तो ये बड़ा ही तशवीशनाक है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब इतनी क्लियर कट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी वोकल ऑन दैट कि ये मैन होल्स वाला हादसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, डिप्टी स्पीकर, फिर स्पीकर की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन फैमिली मेंबरान का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। साहब सलाम करने आए थे तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में, तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। ये मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता है। जो काम उन्होंने बाद में किया ना सर, वही काम पहले होता तो लाश नहीं बननी थी, वो जो है मामलात नहीं होने थे ऐसे। उस वक्त तो लापरवाही नजर आई जब हुकूमत की जानिब से या जो भी उनको डेडलाइन मिली है कि ये फेक है, ये झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो मामलात वो सीरियस था, लेकिन उस पर उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी है। ठीक है, उसी वक्त तवज्जो जारी रहती तो ये जो काम है, ये जो मामलात जान ज़ाया हो गई हैं, ये काम नहीं होना था। तो नाज़रीन, फैमिली मेंबरान की गुफ्तगू आपने सुनी। अब हमारे साथ बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। हसन रज़ा, आगाह कीजिएगा, पहले तो इसको फेक न्यूज़ करार दिया गया और अब तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी शदीद रंजीदा है। देखिए, ये 7:45 बजे का कल का वाक़या है जब जो है एक फ़ैमिली यहाँ पर सलाम करने के लिए पहुँची दाता दरबार, और जब सलाम करके वापस निकली हैं तो जो है वो जो नाला है और मेन हॉल है, बताया गया कि वहाँ पर जो है ये माँ और उसके साथ 10 माह की जो बेटी थी वो इसमें गिर गई, जिसके बाद जो है इनकी जानिब से उनके शौहर की जानिब से रेस्क्यू वालों को जो है आगाह किया गया और टेलीफोन पर बताया गया, जिस पर टीमें तो पहुँची, लेकिन जो है 2 घंटे बाद यानी 10:10 पर रेस्क्यू के इन्होंने क्या इकदाम किए, इस पर पंजाब हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि रेस्क्यू के जवानों ने मिसाल कायम कर दी और डूबने की इतला फेक निकली। गोताखोर चंद मिनटों में उन्होंने वहाँ पहुँचे और प्रॉपर जाके छानबीन शुरू कर ली। फिलहाल कोई ऐसा जो है वाक़या रोनमा नहीं हुआ और उनकी जानिब से ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया, जो तर्जुमान की जानिब से जो इलामिया जारी किया गया कि सीवरेज लाइन का मुआयना किया, लेकिन काफ़ी तगदो के बाद मालूम हुआ कि ये टेक्निकली ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जिसके बाद जो है तकरीबन कुछ देर बाद 11:11 पर हुकूमत की जानिब से एक और एलामिया जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं और एलामिया में यह दावा किया जाता है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये चीज़ें सामने आई कि शौहर और बीवी के दरमियान तनाज़ात थे, झगड़े थे, और उसके बाद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें हुकूमती एलामिया में यह दावा किया गया कि उनका शौहर शामिल है।
है। और जब हमने तहकीकात की और कुछ ही देर बाद अंदाज़ा हुआ कि शोहर ने दुहाइयाँ दी और रोकर ये बात कहना शुरू की कि ये मैं गलत नहीं कह रहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि मेरी बीवी और बेटी जो है वो मेन हॉल में गिर गई है। जिसके बाद जो है कैमरे देखने शुरू किए गए, सीसीटीवी कैमरे की तहकीकात शुरू की गई। सीसीटीवी कैमरे जो सेफ सिटी अथॉरिटी के बनते हैं उनसे कोई मालूमात सामने नहीं आ सकी, कोई वीडियो, जो कि हुकूमत दावा करती है पूरे लाहौर में सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, वहां से कोई कैमरे की मदद हासिल ना होने के बाद उन्होंने दाता दरबार में मौजूद कैमरे तक एक्सेस की और वो वीडियो को देखने के बाद उनको अंदाजा हुआ कि शायद उनका शोहर दुरुस्त कह रहा है। फौरी तौर पर दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया और ऑपरेशन शुरू करने के बाद ये अंदाजा हुआ लगभग 12 बजे के करीब जो उनकी जो खातून थी उसकी जो है वो लाश सामने आई और फिर हुकूमत ने तस्लीम किया कि हाँ ये वही है और ये डूबी है। और डूबने के बाद ये वहां पर गई और उसको जो है वहां से आज उसकी लाश निकाली गई है। फिर उसके बाद बच्ची की तलाश के लिए सिस्टम जारी रहा और लगभग इतला सामने आई कि 3 बजे के करीब जो है जो बच्ची थी उसकी लाश जो है सगिया के करीब से जो वहां पर जो है वहां से जो है वो सामने आई और उसकी लाश को जो है वो सामने लेकर आए। और ये हुकूमती जो है बयानात, बदलते बयानात थे कि सारे मामलात में एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब कोई मामला टीपा पे के सुपुर्द करते दिखाई दे रहे थे कि वहां पर इकदाम हो रहे थे। हुआ क्या, वहां पर जो तरक्याती काम हो रहे थे, गुज़श्ता साल भी हुकूमत का दावा था 137 अरब रुपए लाहौर की डेवलपमेंट पे खर्च हुए हैं और फिर अब जो है मजीद तज़ीन और आइश, मजीद जो है इकदाम किए जा रहे हैं। और जब ये तहकीकात हुई तो अंदाजा हुआ कि वहां पर जो दाता दरबार से गेट नंबर 3 से भाटी तक जो रास्ता जाता है, वहां पर जाने वाले रास्ते में बाएं तरफ जो मेन हॉल था, खुदाई भी हुई थी, वहां मेन हॉल भी था और उसके साथ गंदा नाला भी था। वहां पर किसी किस्म के हिफाजती इकदाम मौजूद नहीं थे, ना ही वहां पे शीट लगाई गई थी, ना ही बैरियर रखे गए थे, सिर्फ दाएं जानिब रखे गए थे। बाएं जानिब मुकम्मल तौर पे खुला छोड़ा गया था, जिसकी वजह से यह वाकया रोनमा हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने फिर सुबह जो है तकरीबन 2 बजे के करीब एक और एलामिया जारी हुआ पंजाब हुकूमत का, जिसमें बताया गया कि वज़ीर आला बहुत रंजीदा है, उन्होंने बहुत इस दिल खराश वाक़े पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो इब्तिदाई रिपोर्ट दी है उनसे मुकम्मल जो है तहकीकात करके आगाह करने का हुक्म दिया है। और साथ हमने ये देखा कि जब रात को दूसरा एलामिया जारी हुआ तो साथ ही चंद अफराद जो कि टीपा के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, डायरेक्टर थे, उनको जो है मुअत्तली के नोटिफिकेशन भी सामने आ गए। और फिर हमने ये भी देखा कि आज ये बताया गया कि टीपा ने नेस्पाक को भी खत लिख दिया, एक दूसरे पर कमेटी बन गई, खतूत एक दूसरे की तरफ आने जाने लग गए। लेकिन जो असल हकाइक थे उसको हुकूमत की जानिब से इत्तदा में छुपाने की कोशिश की गई और यह मामला बिगड़ता चला गया। और आज हम इस पोजीशन पर खड़े हैं कि जो हुकूमत की जानिब से अगर बर वक्त इकदाम कर दिए जाते, जिस तरह उनकी जो है उनके लवाकिन ये बात कह रहे हैं, तो शायद जो है माँ और बच्ची की ज़िंदगी जो है वो बचाई जा सकती थी। लेकिन हुकूमत ने मामले में काफ़ी ताख़ीर की और हुकूमती दावे ही बेनकाब हो गए। हुकूमती लामिये को ही अगर हम देखें तो शायद हमें लगता है कि हुकूमत ने जो पहले अच्छा चलिए आप ये बताएं कि ये इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, यानी इसकी इस दावे की तरदीद करने की, फिर उसके शौहर को गिरफ्तार करने की, फिर एक मनगढ़ंत कहानी घड़ने की कि शौहर ही जो है उसने अपनी बीवी को मार डाला है, यानी बीवी ने धक्का दे दिया है, बीवी को धक्का दे दिया है या बीवी का कोई और तरीके से उसने नुकसान उसको पहुंचा दिया है। तो ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये जो मुतलका महकमे हैं इनने हरियडली ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया? शामिर साहब, क्योंकि जब ये 7:45 के करीब वाक़या था तो सारी मीडिया वहाँ पर पहुँच गई और मेन हॉल का मामला था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खुद ये बात कह चुकी थी, 9 दफ़ा के करीब ये बात कह चुकी हैं कि मेन हॉल बंद होने चाहिए, इतनी जो है 1 इंच भी जगह ना रहे। और ये सारे मामले पर जब इन्होंने हंगामी तौर पर देखा कि ऐसा वाक़या हो गया है तो फौरी तौर पर जब उन्होंने देखा कि अगर ये मेन हॉल है, यहाँ से किस हद तक जा सकते हैं और अगर गिरते हैं तो नीचे फर्श है। नहीं, वो तो बता रहे थे, जारी की ना, वो तो बता रहे थे, हुकाम बता रहे थे और मेन हॉल बता उसको दिखा के इसमें तो कोई बंदा गिर ही नहीं सकता और गिर जाए तो आगे जा ही नहीं सकता। शम्स साहब, क्या सरजनिश का डर था वजीर आला की जानिब से? क्या और ऐसी मुसीबत क्या पड़ी थी कि इतना यानी क्रेडिबिलिटी उनकी जो है उसको दांव पे लगाया गया और बगैर तहकीकात के एक डंडोरा पीट दिया गया?
ये इन्होंने बहुत जल्दबाजी की है और कबल अज़ वक्त इन्होंने बगैर तहकीक किए और बगैर जो है वो खातून और उसकी 10 माह की बेटी को तलाश किए बगैर इन्होंने कबल अज़ वक्त ऐसा बयानिया जारी कर दिया कि ताकि ये मामले को फौरी तौर पे दबाया जा सके और खुद बाकायदा कहा गया हुकूमत की जानिब से कि इसको ऑनर किया जाए, इसको चलाया जाए, कि ये बिल्कुल फेक कॉल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ये बताएं, और इसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये जो नौजवान था जिसकी अहलिया के साथ ये हादसा पेश आया, ये कहाँ का रहने वाला था और क्या इसका जरिया मुआश है? ये आपका कुछ पस मंजर जानते हैं इसका? देखिए, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं शामी साहब, वो तो पीछे तो खानेवाल से जो लड़की के वालिद हैं और ख़ुद जो है वो यहाँ पर गुलबर्ग वाले इलाके के कहीं रहने वाले थे और यहाँ पर जो है मजदूरी करता था। इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं, मज़ीद हमने उनसे आज शाम को बात करने की कोशिश की तो उन लवाकिन की जानिब से ये भी एक मौक़िफ़ सामने रखा गया है कि शायद उनको SHO भाटी चौक की जानिब से रोक दिया गया बात करने के, लेकिन उनकी तरफ से बताया गया कि भाटी चौक वालों की तरफ से SHO ने कि हमने नहीं रोका। ये दोनों में भी कुछ जो है चीज़ें अलबत्ता उनके लवाकिन खामोश हैं, अफसुर्दा हैं। अब वो मैयत जो है उसके आबाई इलाके में जा चुकी है और उसके शौहर को रहा कर दिया गया है। अभी उनके शौहर को हुकूमत ने खुद ये ऐलान किया है कि उसको हमने रिहा कर दिया है। इब्तिदाई तफ्तीश के लिए हमने उनको हिरासत में लिया था। यहाँ पर भी हुकूमत के दो बयान हैं। पहले लामिये में इन्होंने रात को लिखा गिरफ्तार किया गया, आज लिखा कि उनको हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार और हिरासत में जमीन व आसमान का फर्क है। और दूसरा, ये जो आप फरमा रहे हैं कि इस टाइम लाश ये इस टाइम हुकूमत के पास है और इम्कान यही है कि कुछ देर तक शाम तक जो है वो उनके वर्सा के हवाले कर दी जाएगी। कोई गया वहां ताज़ियत के लिए, कोई माजरत के लिए उनके घर पे गया, उनकी अश्कशोई की? अभी तक कोई भी शामी साहब नहीं जा सका, बल्कि जो हुक्मरान हैं, जो हुक्काम हैं, डिप्टी स्पीकर 4 बजे के करीब ये वाक़या है, जबकि बच्ची की लाश भी सामने आ चुकी थी। उस वक्त डिप्टी स्पीकर ये कह रहे थे कि ये मामला गलत है और स्पीकर पंजाब असेंबली ये दावा कर रहे थे कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अच्छा, नहीं, अब आप ये बताएं कि इस वक्त तक अब उनके साथ किसी की कोई यानी किसी वजीर की, वजीर आला की, किसी स्पीकर की कोई मुलाकात नहीं हुई? किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया? किसी ने उसके आंसू नहीं पूछे? शामी साहब, अभी तक तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है। मज़ीद तहकीकात हो रही है, जिम्मेदारों को तयन किया जा रहा है कि जहां बस मामला ठप हो गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। मदरजा सरवर उसको लीड कर रहे हैं, जिसमें सेक्रेटरी मवासलात सुहेल अशरफ भी मौजूद है, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी हैं। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मुरतब कर ली है। कुछ देर कबल पहले जब उनके ज़िम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कुछ देर तक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश कर देंगे और उसमें हमने बाकायदा मेंशन किया है कि किस किस की जिम्मेदारी थी और किससे गलत बयानी से काम लिया और किस तरह वासा और टीपा आपस में जो है एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकते रहे और क्यों ताख़ीर हुई और ये मामला क्यों बना और किन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद थे। शामी साहब, अब आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई ये गफलत थी? क्योंकि हमने पहले ये देखा कि कराची के अंदर वो जो आप प्रोग्राम से पहले से बात कर रहे थे, फुटेज अगर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जो मैन होल है, बता रहे हैं कि इसमें तो गिर ही नहीं सकती, कोई शख्स गिर ही नहीं सकता और गिर जाए तो आगे जा ही नहीं सकता। ये दिखा रहे हैं वो। हम अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहेंगे जरा। देखिए, इंतजामिया जो है ना, अब उसको लगता कि सिंध की हो या पंजाब की हो, उसकी आदतें एक जैसी हैं। अब मुझे बताएं, अगर एक हादसा हो गया है और एक खातून वहाँ गिर गई है अपनी बच्ची समेत, तो इसकी फौरी तौर पर तदीद करने की क्या ज़रूरत है? उसको तलाश करना चाहिए और फौरी तौर पर यह प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है? यानी ये अपने आप को आपको धोखा दे रहे हैं। अब देखिए, ये तो इस तरह के वाक़यात आपको लगता है कि ये सरजनिश का कहीं खौफ तो नहीं था कि वज़ीर आला से इतनी सरजनिश हो जाएगी? तो नतीजा क्या निकला? बौखलाहट में किया तो फिर नतीजा तो फिर आगे ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई। अब एक इस तरह के वाक़यात पहले जो सोवियत यूनियन में पेश आते थे, वो जब वहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत थी, तो बड़ा एक मशहूर वाक़या है या लतीफ़ा है। कल के उनके वज़ीर आज़म थे खुरुशेव, तो उन खुरुशेव की यानी मशहूर हुआ कि खुरुशेव जो थे उनकी घड़ी चोरी हो गई और वो सुबह उठे तो उनकी घड़ी गायब थी, तो रपट दर्ज करा दी गई थाने में। थोड़ी देर के बाद मालूम हुआ कि वो पलंग के नीचे से घड़ी मिल गई। वो रात को कहीं वो पलंग के नीचे गिर गई और उन्होंने तलाश की
तो वहीं घड़ी मिल गई। तो उन्होंने पुलिस वालों को इत्तला की घड़ी मिल गई। उन्होंने कहा जनाब यहाँ तो 12 आदमी ये इतराफ़ जुर्म भी कर चुके हैं कि घड़ी हमने चुराई है। तो 12 बंदे जो थे थाने में उनकी ठुकाई करके उनसे इतराफ़ जुर्म भी करा लिया गया था। अब यहाँ मसला ये है कि यानी वो दलाल दिए जा रहे हैं, जनाब मैन हॉल दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है इसमें तो गिर ही नहीं सकती खातून, गिरेगी तो आगे नहीं जा सकती, बह ही नहीं सकती, यहीं फंस के रह जाएगी। और फिर यानी कितनी हुकूमत के लिए एक मुश्किल पेश हुई, उसको एक इमेज जो है उसको कितना नुकसान पहुंचा ये जल्दबाजी की वजह से। और एक यानी आप समझे एक फेक, एक तो खबरें फेक होती है ना, एक अपना इमेज बनाना का जो एक फेक यानी फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा है ना, उसमें आप खुद ही बस अपने उलझ के रह जाते हैं। वो कहते हैं हिटलर था ना, हिटलर का जो वो गोइबल्स था उसका वजीर जंग, वो बहुत प्रोपेगेंडे के लिए मशहूर था। तो कहने लगे अब वो जब वहाँ पहुँचा इंतकाल के बाद आसमानों पर, तो उसको बताया गया कि भाई अब एक तरफ जन्नत थे, एक तरफ दोज़ख थी। अब एक तरफ से बहुत शोर मच रहा था, यानी बहुत नाच गाने की आवाज़ें आ रही थी और कोई रक्स हो रहा था, और दूसरी तरफ सन्नाटा था। तो उन्होंने कहा कि आपने कहाँ जाना है, किस तरफ जाएंगे आप? उन्होंने कहा ये जहाँ रौनक है वहाँ ले चलिए। तो वो वहाँ उस तरफ रवाना हो गए। अब जो करीब पहुँचे तो मालूम हुआ वो तो दोज़ख है। तो परेशान हो गए कि ये तो दोज़ख है, मुझे कहाँ ले आए और ये क्या हो रहा था? उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा हो रहा था दोज़ख का प्रोपेगेंडा हो रहा था, नाच गाने हो रहे थे ताकि लोगों को अट्रैक्शन हो यहाँ आने की। तो अब यही हमारा मामला है कि हमने इस तरीके की फ़ज़ा कायम की है कि भाई आप हकीकत तक पहुँचते नहीं हैं, और एक हादसा हो गया है, आप जितनी भी जो भी सूरत हो हादसा हो जाते हैं, वो हादसा यानी फितरी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना। आप लाख तदबीरें कर लें और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा, तो आप उसको जनाब इनकार करना शुरू कर दें और फिर हंगामा बर्पा कर दें, और नतीजा ये है कि अब आपकी सुबकी हो। पर आज जो भी होगा मीडिया का दौर है वो देखी जाएगी। सोशल मीडिया ने यही सिखाया है कि बस यही करो, झूठ बोलो। कहते हैं सोशल मीडिया तो झूठ, वहाँ तो झूठ की हुकूमत है ना। अब ये वो कहते हैं जब तक सच जो है ना वो अभी जूते पहन रहा होता है ना, तो झूठ जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस भी आ चुका होता है, पहुंच चुका होता है। तो बहरहाल अब ये हुकूमत के जो अदारे हैं उनको गौर करना चाहिए कि वो जिम्मेदारी का सबूत दें, अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर न लगाएं और अपने लिए शर्मिंदगी का सामान न करें। और सिर्फ दावे नहीं, एक्शंस के साथ साबित करें कि वाकई ऑन ग्राउंड क्या है। ये भी गनीमत है कि वो इतनी, उसके बाद तहकीकात हुई, कमेटी कायम कर दी गई और फिर वो एतराफ़ भी कर लिया कि हमसे हमाकत हो गई है, उसका एतराफ़ भी तो हो गया ना। सब हर चीज़ की यानी तरदीद हो गई। अब उनसे पूछे जो वो ढक्कन उठा के दिखा रहे थे, यहाँ से तो कोई गुजर ही नहीं सकता, तो कैसे गुजर गई वो खातून? और उसकी बच्ची बेचारी वो कहाँ कितनी दूर से मिली और खातून कहाँ से मिली, और मैयतें उनकी जो हैं अब अंदाज़ा लगा लिया। ये तो अंदाज़ा लगा लेते हैं। और हुकूमत की जानिब से यही नहीं, बानी पीटीआई की भी आंख में इन्फेक्शन हुआ। हुकूमत की जानिब से जिस बात की पहले तरदीद की गई थी उसी की बाद में तस्दीक हुई। अता तारड़ ने जो गुफ्तगू की अपने नाज़रीन को पहले वो सुनवाते हैं। देखिए, जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। फिर ये अता तारड़ साहब ने खुद ही ये तफसील बयान कर दी। जब ये पहले दिन हंगामा हुआ था, खबर आई थी, तो उसी वक्त इसकी जांच पड़ताल कर ली जाती और लोगों को एतमाद में ले लिया जाता। देखिए, जो बानी पीटीआई हैं वो भी इंसान है ना, और हर इंसान जो है उसको किसी वक्त भी कोई बीमारी आ सकती है, आँख में ख़राबी हो सकती है, कोई सर में दर्द हो सकता है, कोई और मर्ज़ लाक हो सकती है। तो यानी अगर किसी शख्स को बीमारी लाक हो गई है
तो इसकी तरदीद करने की ज़रूरत क्या है? और सर अहले खाना और पार्टी को भी किसी किस्म की ये पेशरफ से कोई आगाह नहीं किया गया कि उनको लेके जाया गया है या उनका कोई इलाज करवाया गया? आप बता दें कि भाई वो उनको ले गए, उनकी तकलीफ हुई आंखों में, और आंख में तकलीफ थी उनको, पिम्स यानी जो हमारा बहुत सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है इस्लामाबाद का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें ले गए उनको। वहाँ ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले जाना ज़रूरी था, ये चेकअप के लिए। तो बहरहाल वो उनको कहा तसल्ली बख्श है उनका मामला, और 20 मिनट के बाद उनको वापस ले जाया गया। बड़ी अच्छी बात है, ये हुकूमत ने एहतमाम किया। और कैदी जो है उसका हक़ है, जब कैद में होता है कोई शख्स तो फिर उसकी सेहत की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। तो ऐसे में हुकूमत ज़ाती मुआलज की इजाज़त देगी? नहीं, अगर ज़रूरत समझेंगे, अगर जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि ज़ाती मुआलज इनकी ज़रूरत है तो वो दे देंगे। अब तो देखिए ना, जब पेम्स के जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उनको देख लिया, तो जाहिर है कि बहुत तजर्बाकार और बहुत यानी अच्छे मुआलिज हैं। वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि अनगढ़ंत लोग बैठे हों या कोई यानी इब्तदाई कोई वहाँ बैठे हों जो अभी अभी स्टूडेंट्स हैं कोई। वहाँ तो बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो बैठे हैं, उन्होंने उसके चेकअप कर लिया। और अगर ज़रूरत है, अगर उनके ज़ाती मुआलिज भी देखना चाहते हों तो मेरा ख्याल राय दे देनी चाहिए, उनको मुलाकात की इजाज़त दे देनी चाहिए। इन बातों पे जहाँ इंसानी जो जज्बात हैं उनका मामला हो, और तो वहाँ में ये शामी साहब इतने दिन के इंतजार के बाद ये सारा कुछ आज बोले, अगर ये पहले ही आकर ये बोल देते तो सोशल मीडिया पे सारा वावेला ही ना होता। मगर यह है कि उनकी बर वक्त उनको अस्पताल ले गए, खबर आने में ताख़ीर हुई उसकी तस्दीक करते करते, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि बर वक्त उनको अस्पताल ले गए और उनकी आँख जो है उसका चेकअप हो गया। अल्लाह ताला उनको बखैर खूबी तो सर सेहत के बारे में तो ये चली रही है क्या सर आइए आप गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से भी महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास भी अपॉइंट भी हो गए हैं। मुज़ाकरात अभी तक क्या 8 फरवरी के एहतजाज की इंतज़ार किया जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। अभी ब्रेक लेंगे, सर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद बात करेंगे वादिये तीरा में लोगों की नकल मकानी। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। वादिये तीरा में नकल मकानी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात, ये मामूल की बात है, लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस पर सियासत क्यों कर रही है? और रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ाम पर अदालत ने जो है वो गिरफ्तार करके वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को पेश करने का हुक्म भी दे दिया है, और 4 अरब रुपए के फंड्स भी जारी किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर दिफाई उमूर और बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। क्या लगता है आपको, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए ये इल्ज़ाम तराशियां कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नैरेटिव बनाया गया जी कि मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, पहली बात तो ये है कि सर्दियों में कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन होता है? कौन सी फौज दुनिया में इतनी बर्फ पड़ी में ऑपरेशन करती है? दूसरी बात यह है कि क्या कोई फौज मूव की है उस इलाके में? जब आम लोग वहां से निकल रहे हैं तो फौज कैसे वहां पे जाएगी? तीसरी अहम बात जो समझने वाली ये है कि ये माइग्रेशन, जैसे आप अपने इंट्रो में कह रहे थे, ये रूटीन में होती है विंटर में। अब देखें, बैड गवर्नेंस है। अगर वहां पे सर्दियां पड़ती हैं, सर्दियां तो और इलाकों में भी इतनी जो बर्फ पड़ती है, वहां पे लोग तो लार्जली माइग्रेट नहीं करते। तो जब लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से स्कूल, हॉस्पिटल और निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हो जाए तो लोगों ने फिर नीचे बाड़ा या पिशावर की साइड पे इनके समर हाउस है, मूव तो करना होता है। उस वक्त ना कारोबार है ना फसल है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपकी ऑप्टिक्स बन रही हो अडियाला जेल के बाहर, तो आप तिरा के लोगों के लिए तो जो है वो नहीं सोचेंगे ना। सवाल सिर्फ इतना है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है एस्टैब्लिशमेंट एंड फौज के खिलाफ, उसको कैसे जिंदा रखना है। तो सारी स्ट्रगल ये जो तिरा के हवाले से ये जो कुछ की जा रही है पीटीआई की तरफ से, मैं समझता हूं उस बयानिए को जिंदा रखना है और वो जो फ्रिक्शन है उसको जिंदा रखना है। तो मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं और उनकी कैबिनेट, वो तो ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी ये है कि कैसे बयानिया जिंदा रखें और कैसे ये फ्रिक्शन रहे। तो मैं समझता हूं कि अगर ये बयानिया ही जिंदा रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए गवर्नेंस होनी चाहिए ना। उन लोगों की जिंदगियां बेहतर करनी है। और फिर जब आपको पता है कि ये लोग हर साल आते हैं, तो इस दफा उनको क्यों पैसे मिल रहे हैं और क्यों उनको जो है वो इस चीज पे लगाया गया। तो मैं समझता हूं
ये एक प्योरली एक बयानिया बनाने के लिए सब कुछ किया गया है। अदरवाइज फौज ना तो ऑपरेशन कर रही है, और इस तरह माइग्रेट करा के जिस तरह माजी में ऑपरेशन होते थे, अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। स्मॉल टीम एक्शन हम उन्हें बोलते हैं कि आप एक्शन करते हैं इंटेलिजेंस की बेस पे, जहां जहां आपको इंटेलिजेंस मिली वहां वहां आपने एक्शन कर लिया। ये नहीं है कि 20,000 50,000 बंदे को बाहर निकालो, क्योंकि वो फिजिबल भी नहीं होता। और कई दफा अगर वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ फैमिलीज हैं और 500-600 की तादाद में, तो वो उसके साथ निकल भी सकती हैं। तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये एक नैरेटिव फॉर्मेशन हो रही है, और जो कुछ हो रहा है अदर देन दैट ये कुछ नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, ये मगर लोग तो वहां से अब निकले हैं ना, और अपने घरों को छोड़ के यानी सेटल्ड एरियाज में आए हैं, तो आप अब यानी आप क्या क्या आपकी इत्तलात क्या हैं कि इस वक्त ये अब हर चीज़ सेटल हो गई है, अब कोई नकल मकानी इस वक्त नहीं हो रही? देखिए सर, ये नकल मकानी जो तकरीबन यहाँ पे कोई तिरा के अंदर कुछ 94-95 हज़ार के करीब एक पॉपुलेशन है, और वो जो पॉपुलेशन है उसमें से सारे लोग तो माइग्रेट नहीं कर रहे। जो तो थोड़े से मैंने सुना है कि 8 फुट तक बर्फ पड़ी है वहां। जी, वो सारे माइग्रेट नहीं कर रहे। बर्फ तो देखें, ये तो रूटीन की बात है। अब हुआ क्या है शामी साहब, जब चीजें पॉलिटिसाइज हो जाती हैं तो हमें पता चलता है ना वहां पे क्या हो रहा है, अदरवाइज रूटीन में तो नहीं पता चलता। बर्फ तो इस दफा मरी में भी बड़ी पड़ी है, आप देखें अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले। सो बर्फ तो वहां पे भी पड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि उस सारी पॉपुलेशन तो मूव नहीं की। दूसरा, अगर जो मूव किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, वो जो 5-6 ट्राइब्स हैं उनके हवाले से। सो लगता ये है कि जो लोग माइग्रेट किए हैं उनका डाटा मेंटेन किया जा रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें कर रही है, पैसे भी जारी कर दिए गए हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि वहां पे ऑपरेशन नहीं हो रहा। फौज विंटर में ऑपरेशन नहीं करती, फौज कोई यूनिट्स अपनी मूव नहीं कर रही, फौज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है जहां जहां पे पता चलेगा। और जो लोग वहां मौजूद हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको टेक अप करे। जो प्रोविंशियल अपेक्स कमेटी है उसका इजलास बुलाएं चीफ मिनिस्टर साहब, और वहां पे बात करें, ये पता चले कि वहां पे स्टेट ऑफ वायलेंस क्या है, दहशतगर्द कितनी तादाद में वहां पे मौजूद हैं, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर वजीर आला सोहेल अफरीदी ग्रैंड जिरगा बुलाने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है सर उससे कोई मसला हल हो पाएगा? देखें, ग्रैंड जिरगा इज अगेन जो है उसको जरूर बुलाएं। आप लोगों से अपनी बात बताना चाहते हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, उनको चाहिए अपने लोगों से कम्युनिकेट करें, वो असल पिक्चर पेश करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक है पब्लिक के सामने नैरेटिव लेके जाना, दूसरा ये है कि एक्चुअल सिचुएशन को मेजर करना कि वहां पे हमें किस तरह के थ्रेट्स हैं। देखें, काइनेटिक जो ऑपरेशन हम डेली बुनियादों पे कर रहे हैं, जहां जहां से इंटेलिजेंस मिलती है उसको भी देखना है, और अवाम की जो जरूरियात हैं, जो अवाम के चैलेंजेस हैं, उनको भी देखना है। सो जब आप पब्लिक में जाते हैं, जरूर जाएं, पब्लिक को सिचुएशन को एक्सप्लेन करें, बताएं वहां पे कि ये पहले भी माइग्रेशन होती थी, बताएं प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों पैसा दे रही है उनको, जबकि माजी में नहीं दिए जाते थे। उनको बताना चाहिए कि ये एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और लेकिन अगर सिर्फ नैरेटिव बनाना है कि मैं तो जो है वो अपने लीडर की बात को लेके चल रहा हूं, और मैं जो लीडर ने मुझे कहा है कि मुल्क के अंदर फ्रिक्शन रहे पॉलिटिकल पार्टी और अदारे के दरमियान, अगर तो वो मकसद है तो वो भी सियासत करें, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन लोगों की जिंदगियों को, मुश्किलात को डाल के ना कुछ करें। कमर साहब, ये बताएं कि जो वादी तीरा है इसकी अहमियत क्या है? कहते हैं यहाँ मादनियात बहुत हैं और तेल और गैस के ज़खायर भी यहाँ मौजूद हो सकते हैं, फिर यहाँ एक बड़े इलाके पे पोस्ट की काश्त हो रही है, और ये खूबसूरती के एतबार से भी दुनिया के एक बेहतरीन इलाकों में शुमार होता है। इसका एक स्विट्ज़रलैंड कहते हैं इसको पाकिस्तान का। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर इसकी बुनियादी जो अहमियत है वो आपके नज़दीक क्या है? सर, इसकी बुनियादी अहमियत ये है, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने खूबसूरती का बात किया, क्या फायदा है कि हम इस मुल्क में टूरिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स को हम जो है वो अपने लोगों के सामने लेके आ सके। 12-13 साल से वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मौजूद है,
12-13 सालों में कोई टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं बना सके हम, और कोई टूरिज्म वहां पे मूव नहीं करा सके। एक तो इसकी ये अहमियत है कि हम टूरिज्म करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि वहां पे लोकल्स नहीं रह सकते और उनको विंटर में नीचे आना पड़ता है। दूसरी अहमियत जो है, जो मिनरल्स की आपने बात की है, वो तो देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर बता सकती है, लेकिन लार्जली वहां पे जो फसलें होती हैं उनमें भंग एक बहुत बड़ी जो है वो है। कोई मिनरल एक्सट्रैक्शन तो नहीं हो रही, मिनरल एक्सट्रैक्शन हो रही होती तो यकीनन लोगों की जिंदगियां भी बेहतर होती, लोग वहां पे सर्दियों में मूव भी ना करते, वहां पे गवर्नेंस के मसले भी ना होते, वहां से अगर पैसा निकल रहा होता, मिनरल्स निकल रही होती तो वहां पे हॉस्पिटल स्कूल होते, लोग वहां से मूव ना कर रहे होते। तो मैं समझता हूं वहां पे जो थोड़ी बहुत फसल होती है एग्रीकल्चर, और वो ज्यादातर भंग है, या बाकी जो होती हैं वो जो लोग हैं वो अक्टूबर नवंबर में लोग फाइनलाइज करके दिसंबर में और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, कुछ लोग वहां पे रह जाते हैं। बाकी इसकी लोकेशन क्योंकि ये टॉप पे है, सर्दी ज्यादा है, और फिर ये सारा टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप इसको शामी साहब इस टेरेन को देखें आजकल, अगर उसकी आई विश के आपकी कोई फुटेज उसको दिखा सकें, वो सारा स्नो क्लैड है, वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आपको बिल्डिंग्स भी नजर कम आएंगी क्योंकि छोटे घर हैं, उस तरह पता नहीं चलता। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो कुछ उस वक्त वहां पे हो रहा है, ये क्लैरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए, और अपेक्स कमेटी जो है उसका भी इजलास बुलाएं और एक्चुअल देखें कि वहां पर दहशतगर्दी और दहशतगर्द जमातें जो हो रही हैं वो क्या कर रही हैं। सीएम साहब को उस पर भी बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपकी आलमी अमूर पर भी गहरी नज़र है, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त जो टेंशन है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो ये ख़तरा जो है आपके ख्याल में बढ़ रहा है या सिर्फ एक गीदड़ भपकी है जो ईरान को डराने के लिए दी जा रही है? देखिए शामी साहब, इस सिचुएशन को अगर हम ऐसे एनालाइज कर लें कि ईरान का एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो मुजाहमती ग्रुप हुआ करते थे जो कमजोर हो गए हैं, और वो सारे ईरान के बाहर होते थे, वो इजराइल को भी टफ टाइम दे रहे होते थे, सीरिया ईरान के कंट्रोल में होता था, एटलीस्ट कंट्रोल से मुराद यह है कि वहां पे अपनी मर्जी से चीजें कर पाते थे। लबनान में भी कुछ हिजबुल्लाह मौजूद थी, यमन में हौसी मौजूद थे। जी ट्रू, हिजबुल्लाह, हमास, होतीज, वो सारा जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है वो या तो कमजोर हो गया या एलिमिनेट हो गया। अब ईरान वो समझते हैं कि हमें ईरान के अंदर जाना चाहिए। सो जो 12 दिन की जंग हुई थी जिसपे अमेरिका ने और इजराइल ने हमले किए, उन्होंने सोचा कि हमने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया ईरान को। आगे आके आप देखें तो अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए, शामी साहब, ये भी इजराइल की वॉर स्ट्रैटेजी थी कि ईरान के अंदर लोग जो हैं वो उठें और ईरान के अंदर लोग जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करें, और हुकूमत का मसला ये है कि उसकी जो कैपेबिलिटी है इस फॉरेन इंटरफेरेंस को रोकने की वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। सो इंटरनल अपराइजिंग भी हो जाती है। अभी रिसेंटली जो इंटरनल अपराइजिंग हुई थी, अमेरिकन या बाकी ये इजरायली समझते थे कि अगर इस लेवल की अपराइजिंग हो जाए जो अरब स्प्रिंग के जमाने में सीरिया और लीबिया के अंदर थी, तो फिर तो अगर ये हमला करते तो उससे एटलीस्ट ये होना था कि जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती, और फिर ये भी ऊपर से हमला करते, नीचे लोग भी लड़ते। अभी तो काबू पा लिया उन्होंने, डिमांड्स रखती हैं अब। जी शाम साहब, अभी तो काबू पा लिया हालात पर उन्होंने काबू पा लिया है, लेकिन इजराइल ये कहता है कि ईरान इतना कमजोर हो गया है कि हमें फिर अंदर जाना चाहिए। उन्होंने डिमांड्स रखती हैं शामी साहब। पहली डिमांड ये है कि जी वो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो कंप्लीटली बंद की जाए, फिर ये है कि जितना भी स्टॉक पाइल्स थे आपके पास वो उनको कंप्लीटली खत्म करें, फिर जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज कम करें ताकि इजराइल और उसकी रेंज में ना रहे, और बाकी ये जो उनका मजाहमती ग्रुप थे हिजबुल्लाह, हमास एंड होतीज, इनकी जो कंप्लीट सपोर्ट है उसको बंद किया जाए। लगता यह है कि एक तरफ ईरान के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जहां पे इकोनॉमी की आपको पता है सैंक्शंस की वजह से वो नहीं हो सका, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी ये है कि ईरान की जो गवर्नमेंट है शामी साहब, वो माजी में अपने लोगों को कन्विंस किया करती थी कि हम जब न्यूक्लियर हमारी टॉक्स होंगी अमेरिका और यूरोप के साथ तो इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। अब वो भी कोई चारा नहीं है, तो लोग समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये उनकी जिंदगियों में उस तरह बेहतरी नहीं लेके आ सकती। सो लिहाजा लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे लिए बेहतर रास्ते कोई नहीं है। ये चीज जो है फिर आयतुल्लाह खामनाई एंड IRGC जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है जो कि बहुत करीब है आयतुल्लाह खामनाई के, अब कहा यह जा रहा है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन करता भी है
और वहां पे ऐसा कुछ होता है जो वेनेजुएला में हुआ कि पहले वहां पे देखिए ईरान का जो डिफेंस, मगर यहाँ उस तरह का ऑपरेशन हो सकता है वेनेजुएला टाइप का? देखिए पहली बात तो यह है कि जो मई जून में जो जंग हुई थी उसमें यह हुआ था कि इनका तमाम डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो चुका था। इनके पास ड्रोन है और मिसाइल रह गए हैं, तो ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ये अटैक जरूर कर सकते हैं। उस जैसा ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ईरान की क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, लगता यह है कि अगर ये ऐसा ऑपरेशन करते हैं तो वो टॉप IRGC लीडरशिप, आर्मी की लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट करेंगे, और एक आधा किसी लीडरशिप को अगर वो उठाने में कामयाब हो जाएं, जितनी उनकी इंटरनल पेनिट्रेशन मौजूद है ईरान के अंदर, उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि ईरान की विजिबिलिटी जो है वो आसमानों की कोई नहीं है। वो देख नहीं सकते कि हमारे आसमानों में लार्जली कौन है, और उसको रोक भी नहीं सकते। तो इस चीजों को वो देख रहे हैं, ऑप्शंस देखेंगे कि अब ये डिपेंड करता है कि अमेरिकन लीडरशिप क्या करती है। लेकिन इजराइल प्रोवोक कर रहा है कि आप ईरान को मजीद कमजोर करें, वरना जब ये स्टेबल होगा, इसकी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो दोबारा इन मुजाहमती ग्रुपों को तैयार करेगा हमारे खिलाफ। सो अब हमें ईरान के अंदर जाना चाहिए और वहां पे इनकी गवर्नमेंट को गिरा देना चाहिए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो अरब ममालिक हैं शामी साहब खित्ते के, जिसमें वो भी ईरान के साथ खड़े हैं, वो ईरान के साथ खड़े हैं। अभी बल्कि थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उनकी भी ईरानी सदर से बात हुई है। वो ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, वरना खित्ते के अंदर एक और जंग जो है उसका, और खित्ता इस किसी और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। ये था आज का नुक्ता नज़र। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।